तो आज स्टार्ट क्या करना अपने को? पी ब्लॉक। तब पढ़िए, तो सबसे ज्यादा इसमें एक्सेप्शन मिलेंगे तुम्हें। सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे? ब्लॉक पी ब्लॉक में आपको सबसे ज्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे। स्टार्ट करें? यस सर। चलो, कितने लोग जुड़े हैं अभी ग्रुप में? सर 10। अब वो आ गया कृष्णा? नो सर। तो देखो हम बात करते हैं ग्रुप 13 की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 13, ठीक है। बोरॉन फैमिली पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? बोरॉन फैमिली। देखो बोरॉन फैमिली में क्या होता है, देखते हैं। आपको बोरॉन मिलेगा, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये सब क्या है आपके बोरॉन फैमिली में। इसको क्या बोलते हैं? हम बोरॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैलियम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंडियम। और इसको बोलते हैं थैलियम, ठीक है। अब देखो, यदि हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, 1s2, 2s2, 2p1। अच्छा, इसके आउटर मोस्ट सेल का क्या होगा बताओ? 3s2, 3p1। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4s2, 4p1। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5s2, 5p1। इसका आउटर मोस्ट सेल 6s2, 6p1, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? बोरोन क्या होता है आपका? मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड समझ तो किसे बोलते हैं? बताओ, कोई बच्चा बताएगा मेटलॉइड किसे बोलते हैं? सर जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के मेटल। कैरेक्टर्स होते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल होता है। और ये सारी फिर क्या होती है आपकी? मेटल होती है। क्या होती है? मेटल, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्या आपकी एम्फोटेरिक मेटल होती है। कैसी होती है? एम्फोटेरिक मेटल। अच्छा, और आपको यहाँ पे एक बात और पता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो कैसा होता है? थर्ड मोस्ट, बोलो कैसा होता है? थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे दिया गया? देखो, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक NH2, NP1। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो गया? जो मोस्ट कॉमन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है बताओ? मोस्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 3 है। तो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी कितनी होती है? प्लस। कितनी? +3। कितनी होती है? +3 होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखना, जैसे मान लो आपको ऐसे एग्जांपल लिया, हमने BF3 लिया। इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ? इसकी बोरोन की कितनी है? +3। और फ्लोरीन कितनी है? -1। आपको एक बात बताता हूँ, जितना ज्यादा यहाँ पे कितना +3 स्टेट है इज फाउंड। अच्छा, जब आपको पता चार्ज कटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? पोलराइजेशन क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा। तो जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं ये जनरली क्या बनाएगा बताओ? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड। एंड कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एज फॉर्मेशन ऑफ, क्यों? एज फॉर्मेशन ऑफ M+3 आए, ठीक है। इज नॉट जी, ड्यू टू, क्यों जी क्यों नहीं है? ड्यू टू हाई, क्या हो जाएगी उसकी बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो आपको पता है ना, M से M+1 बना होगा, फिर M+1 से क्या बना होगा? M+2 बना होगा, M+2 से क्या बना होगा?
यहाँ तक जाना है इस प्रोसेस को। तो आपको पता है इसमें 3 आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर। तो आपको एक बात तो पता चल रही है यहाँ पे कि M+3 की क्या है, हाई पोलराइजेशन है। क्या है, हाई पोलराइजेशन होगा किसके अकॉर्डिंग, जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू, बोलो, खजांच रूल। यस मतलब इस पर क्या हाई चार्ज है ना, और पता है तुम्हें खजांच रूल फिर क्या कहता है, जब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब आपको कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म, याद रखना। क्या मिलेगा आपको, उतनी ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लिख लो। सर, एक बार पीछे वाली स्लाइड कर दो। आप लोगों ने हो गया सर। कितने लोग जुड़े हैं अब? इसका आइए, अखिला, इसका नहीं आई है ना, अखिला नहीं आई। कितने लोग जुड़े हैं अभी, आता? सर 12। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा अब इसमें, अब ध्यान सुनना। जैसे मान लो आपको पता है मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है बताओ, +3 प्लस है। जो मोस्ट कॉमन है वो कितनी है, +3 है। ठीक है, अच्छा, क्यों, क्योंकि NH2 NP1। अच्छा एक बात बताओ, अब हम ऊपर से नीचे, बैगन, आलू, गाजर, इनथेला। ठीक है, अब आपको पता है जब आप ऊपर से नीचे आओगे, एक बात ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आओगे तो जो स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो देखो क्या हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसलिए बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो यहाँ पे +3 स्टेट डिक्रीजेस वाइल, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, वाइल स्टेबलाइजिंग ऑफ +1 स्टेट increases ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब आपको एक बात, तो आपको ऊपर से नीचे आओ तो मतलब थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा, इससे थैलियम +3। क्यों, आप क्या रीजन दोगे बताओ जल्दी से इसमें, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप एक बात तो समझ सकते हो, Pl+3 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब रिडक्शन होगा, जब रिडक्शन होगा मतलब Pl+3 कैसा होगा, इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर हाँ बोलो। सर बट इसके जो शेल्स होंगे वो तो काफी दूर दूर होंगे, तो सर ये उससे गेन। मतलब नहीं, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों लगता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझते हो। यस सर, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाँ उनके। फिर तुम्हें अब क्या डाउट हो रहा है बताओ। सर बट इसका न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वही तो हो रहा है ना। आप यहाँ पे उससे मतलब, उससे वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बस आप याद रखो कि +3 से +1 जो स्टेट हो रही है वो क्यों स्टेबल ज्यादा हो रही है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो थैलियम +1 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है थैलियम +3 से। और अब ऐसे बोल सकते हैं थैलियम +3
किस तरीके से बिहेव करता है, इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यदि हम थैलियम प्लस 3 को क्या देते हैं बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या बन जाएगा? तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। तो मतलब एक इनर्ट पेयर इफेक्ट में यदि आपको बताऊं तो आप ऐसे बोल सकते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट को, व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब आपके NH2 वाले क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, इट रिमेन्स इनर्ट। जो इसका रीजन क्या है देख लो, रीजन भी समझ लो, मुझे नहीं पता तुम्हें आता है नहीं आता। देखो यहाँ पे मोर अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन ऑन NS सबसेल, NS सेल पे इन हायर एलिमेंट। समझ में आ रहा है क्यों? S सबसेल किसके पास होती है बताओ, जल्दी बोलो। न्यूक्लियस के पास, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, है ना? तो वो क्या नहीं करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। दूसरा देखो, एनर्जी, आपका नाम क्या है बेटा? सर शुभम। शुभम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन is more than the energy when two additional bond are formed। ये एडिशनल बॉन्ड की समझ में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? टू एडिशनल बॉन्ड आर फॉर्म मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यदि मान लो, जैसे मान लो आपको S सबसेल फुलफिल है और P सबसेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, यदि मान लो मैं इसको अनपेयर कराता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ? एडिशनल अभी एक कंपाउंड बना, आप कितने बनाएगा? अब 3। बॉन्ड के तीन दो, बना लेगा हाँ तीन, मतलब दो एडिशनल हो गए ना बॉन्ड। सर, वो तो पी वाले हो गए ना दो। हाँ तो मैं समझा रहा हूँ वही चीज, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है अनपेयर्ड NS इलेक्ट्रॉन की मोर हो जाती है देन द एनर्जी व्हेन टू एडिशनल बॉन्ड आर फॉर्म। किससे? जब बॉन्ड एनर्जी जो यदि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? अनपेयर वाले NS इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती सर मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। है। हाँ अब बताओ, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? दिक्कत भी है बस बोलो। फिर लास्ट वाले स्लाइड करें। हो गया सर। देखो अब आप जनरली पढ़ते हो, जब टॉप टू बॉटम आते हो तो आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। यदि मान लो आपसे पूछे मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए या मेटालिक रेडियस की बात की जाए तो हम बात करते हैं, एक मिनट रुकना। बताओ मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर नीचे ज्यादा टाइम बढ़ना चाहिए। हाँ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, वो हमारा बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रोपोइटिक करंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या नहीं होता? ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो हम बता रहे हैं कि हाल एक मिनट को, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन लग जाता है। क्या लग जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है।
तो यदि हम एक्सेप्शन की बात करें तो देखो क्या होता है, इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप Yes, sir. जनरली, लेकिन होता क्या है यहाँ पे पुअर शील्डिंग होने लगती है। बोरोन के बाद क्या आ जाता है, गैलियम आ जाता है, गैलियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद सॉरी बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम यहाँ पे आता है, फिर इंडियम और फिर आता है आपका थैलियम, है ना, ये आपका ऑर्डर आता है। अब आपसे पूछो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है एक्सेप्शन। तो कैसे हो गया एक्सेप्शन, देखो समझो, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है कि बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम, तो देखो यहाँ पे जो 3d10 जो गैलियम की जो 10 3d10 जो सबसेल होती है वो क्या होती है, फिल्ड होती है ना। और आपको पता है जो डी ऑर्बिटल होती है, मतलब डी ऑर्बिटल कैसी होती है, डिफ्यूज होती है, लार्जर होती है, लार्जर मतलब डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज मतलब फैली हुई होती है, ठीक है ना, डिफ्यूज है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो, पुअर शील्डिंग होगी, क्या होगी, पुअर शील्डिंग होगी। जिस पुअर शील्डिंग मतलब अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन increases so radius decreases। बताओ। सर हाँ सर सर बोल। अगर सर कोई सबसेल अगर फिल्ड हो रहा है तो सर उसका एज शील्डिंग बढ़नी चाहिए ना। नहीं नहीं, पुअर शील्डिंग मतलब बोले तो अट्रैक्शन इतना, जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज है ना, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, साइज उसका क्या हो जाएगा उसकी वजह से। एसपीडीएफ में यदि आप साइज का ऑर्डर देखो तो किसका साइज ज्यादा होगा बताओ, किसमें, एसपीडी में? एसपीडीएफ में। एसपीडीएफ में सर वो एफ का एफ का साइज सबसे बड़ा होगा और उससे एस कम। का साइज सबसे छोटा होगा। हाँ तो आप समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे पुअर शील्डिंग होने लगेगा, यही तो होता है। यस सर। सर तो एल्यूमिनियम में वो फिर कौन सा वो पी आता है? क्या, एल्यूमिनियम में तो पी है, 1s2 2s2 देखो। और गैलियम में क्या है, ट्रांजिशन, इसको अपन ये भी बोलते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से टीचर जब पढ़ाते तो ट्रांजिशन इफेक्ट भी बोल देते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ोगे तो ट्रांजिशन इफेक्ट। सर ट्रांजिशन का मतलब ही होता है कि जो हाँ डी सबसेल डी में। ऑर्बिटल आ रही है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, ट्रांजिशन होता है ना। यस सर। ठीक है। यहाँ पे बोले पुअर शील्डिंग। सर लेकिन सर रेडियस डिक्रीज होने से मेटेलिक कैरेक्टर पे फर्क क्या पड़ा? यहाँ पे मेटालिक करेक्टर की बात, मेटालिक रेडियस की बात कर रहा हूँ। ओके सर। तो ये आपको पता है पहला क्या मेटलॉइड है, तो सारी क्या है मेटल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर लास्ट वाली स्लाइड है। अब डन। देखो ध्यान सुनना, आयनाइजेशन एनर्जी, जो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे अब जो जनरली क्या होता है, ऊपर टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है, बोलो, डिक्रीज करता है। लेकिन फिर भी यहाँ भी एक्सेप्शन है, बोरॉन, इसीलिए हम बोलते हैं गैलियम एल्यूमिनियम, फिर आपका आता थैलियम, फिर आपका आता इंडियम, यहाँ भी एक्सेप्शन है। देखो
यहाँ पे दोनों में यदि हम देखें तो पुअर शील्डिंग हो रही है, आपकी 3D और 4F आएगी ना, दोनों में क्या हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो रही है, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग ऑफ 3D एंड, तो देख लो यहाँ पे आपको पता है, अब हम बोल रहे गैलियम से ज्यादा किसका है बताओ, एल्यूमिनियम का। यदि होना क्या चाहिए था बताओ, गैलियम से ज्यादा, अरे बोलो भाई, गैलियम से ज्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम। है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यस है ना। सर। अच्छा अब देखो, जैसे हम बात करें थैलियम की बात करें, है ना, थैलियम की बात करें यहाँ पे 4F14 क्या है, इच फील्ड है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, यहाँ पे तो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कौन सा हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा अब आपको पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये कैसे है, 4F14 जो होगा ये क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, है ना। मतलब डिफ्यूज होगी तो क्या सील्डिंग कैसी होगी बताओ, पुअर सील्डिंग होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, है ना, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ, मोर होती है। तो आपको लेकिन पता है यहाँ पे एस से ज्यादा क्या है, पी से ज्यादा डी से ज्यादा एफ। यदि आप देखोगे साइज का ऑर्डर ऑर्बिटल का, या सबसे किसका ज्यादा साइज होगा, एफ का ज्यादा साइज, मतलब डिफ्यूज ज्यादा होगी, तो सील्डिंग उसकी वजह से क्या होगी, पुअर सील्डिंग हुई। तो जब पुअर सील्डिंग होगी तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, तो इसलिए क्या होगा, थैलियम का ज्यादा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से। बोलो क्लियर। सर ये एक बार फिर बता दो। तो सिंपल सी बात है, जब आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होता है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे गैलियम, जो बोरोन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, इंडियम, है ना। इन दोनों में क्यों, पुअर सील्डिंग होगी, पुअर सील्डिंग की वजह से, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब आपको पता है जो थैलियम का क्या है, 4F14 इस फील्ड है। जब 4F14 फील्ड है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपने पढ़ा नहीं है ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, तो ऐसे में पढ़ोगे, अभी बस याद रख लो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होने लगा, तो उसका क्या हो गया, थैलियम का साइड क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। अच्छा क्यों, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अच्छा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, पूरे आपके इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, तो वो कैसे होंगे, डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होंगे तो उसमें क्या होगी बताओ, पुअर शील्डिंग होगी। या पुअर शील्डिंग होगी तो बताओ, बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सर लेकिन सर हमने पीछे मेटलिक रेडियस लिखा था, तो उसमें इंडियम से थैलियम का साइज बड़ा था, तो उसके हिसाब से तो इंडियम बेटा की भाई, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। नहीं बेटा एक्सेप्शन है वो, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है ना। सर ये एक बार समझा दो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी। हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है साइज छोटा होता जाता है ना। ये जनरली एफ सब सेल में होता है ना। आपका लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डी सब सेल में होता है ना। लेंथेनॉइड डी एंड एफ में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड लगते हैं, एक्टिनॉइड लगते हैं। अब आप पढ़ोगे ना 12th में डी एंड एफ ब्लॉक, सर तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। सर बोलो। हाँ सर ये थैलियम के अंदर जब पुअर शील्डिंग होगी तो सर पुअर शील्डिंग होने से आयनाइजेशन एनर्जी घटती है ना।
सर हम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए थी इसकी, तो बड़ी क्यों? कैसे? सर इधर आपने लिखा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से डिफ्यूज हो गया, उसके कारण की पुअर शील्डिंग हो गई हेलियम के अंदर। जब पुअर शील्डिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को हम आराम से निकाल पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल पाएंगे तो जो इसको निकालने में एनर्जी हमारी जाएगी वो भी कम जाएगी, इस कारण आयनाइजेशन एनर्जी की कम होनी चाहिए ना हेलियम की, तो इसमें ज़्यादा कैसे हो गई इंडियम की? मैं समझा नहीं, मतलब थैलियम की तुम्हारी ज्यादा होगी, तुम ये बोल रहे हो? अच्छा, तुम ये बोल रहे कम होनी चाहिए सर। अच्छा, कम होनी चाहिए। सर बोलो। इंडिया में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं लगता है। थोड़ी सी रुक जाओ, इसमें थोड़ा मुझे लग रहा मैंने कुछ ऑर्डर गलत लिख दिया इसमें। यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका? बोरॉन सबसे बोरोन ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम का, ठीक है ना, इंडियम से भी होगा, ठीक है ना, फिर आपका थैलियम आएगा। सही तो लिखा है मैंने? सर मैं ये कह रहा था सर, मैं ये वाली स्टेटमेंट कह रहा हूँ सर, जो थैलियम में आपने लिखा है ना पूरा पोटेंट और सबसेलिक फील्ड, इसके बाद आपने लिखा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके नीचे लिखा हुआ है पुअर शील्डिंग। तो सर पुअर शील्डिंग होने से आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सुन रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात तो सही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जनरली क्या एफ ऑर्बिटल है? सर वैसे पुअर शील्डिंग होने से घटेगी क्यों, बढ़ेगी तो। इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा न्यूक्लियर वाला, तो बढ़नी चाहिए। तो ये जो 5 यदि हम देखें एग्जांपल, ये जो 5f ऑर्बिटल होगी उसकी पुअर शील्डिंग होगी 4f ऑर्बिटल से, क्योंकि न्यूक्लियर इज कंपेयर टू, यदि हम यहाँ पे देखें 4f 14 है, 5d10, 6s2, 6p1। सर ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली हुआ क्या है? जो वो लेंथेनॉइड इतना तो साइज वो छोटा पता है हो कि जो जाता बीच में जो लेंथ से लेके जो है। ये सब बता दीजिए। और तुम क्या बोल रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम सर होनी चाहिए ना? आयनाइजेशन एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किससे? शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के, है ना? यस सर, शील्डिंग। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यस सर। तो अब टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज करनी चाहिए, हम्म, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए। बट यहाँ पर पुअर शील्डिंग हो जाती है। हाँ सर ठीक है सर, तो क्या पुअर शील्डिंग हो रही है? पुअर हो रही है ना शील्डिंग, हाँ है ना? पुअर तो सर ये शील्डिंग, पुअर शील्डिंग हो क्यों रही है सर? वैसे ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हो क्या रहा है सर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अलग है, पुअर शील्डिंग अलग है, हम दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सिंपली लेंथेनॉइड, आप तो ये समझो, यदि आपसे पूछा जाए थैलियम की क्यों ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से, तो आप क्या बोल दो, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस अभी। ठीक है, इतना याद रखो। जब आप डी और एफ ब्लॉक पढ़ोगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है किसमें, ये नहीं समझ में आ रहा। जनरली एफ ब्लॉक, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड सर एक्टिनॉइड तो लगेगा, इंडियम में एफ भी तो ब्लॉक लगेगा, इसमें इंडियम पे। इंडियम लग रहा है ना उस, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, जो थैलियम का साइज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, साइज क्या हो जाएगा, कम हो रहा है। हाँ, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। अभी बस आप याद रखो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी 12th में आओगे, जब आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ये इंडियम पर क्यों लगेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सर लेंथेनॉइड की सीरीज तो इंडियम के बाद आती है ना। बेटा, मैं थैलियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे थैलियम और इंडियम में जब हम बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। ये सर आपके तो थैलियम, थैलियम पर ही तो लगेगा हाँ थैलियम, तो उसी में तो हम बोल रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, इसी की वजह से तो वो क्या हो रहा है, हम क्या बोले यहाँ पे थैलियम और इंडियम में आप बोला आयनाइजेशन एनर्जी बोला या, तो हम ये बोला थैलियम में क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, ज्यादा हो रही है। तो सर वो सिर्फ थैलियम में थोड़ी ना, इंडियम में भी तो होगा। अरे आ गए तुम कृष्णा? यस सर, मैंने यार तुम पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल अभी शब्दों में आप याद रखो कि आपका यहाँ पे यदि पूछा जाए कि थैलियम का क्यों ज्यादा है इंडियम से, तो आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अभी याद रखो। अभी आप अच्छे से जब आप पढ़ोगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, तब आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। सर बोलो सर, लेकिन हम इसमें 4f उसको क्यों देख रहे हैं? हमें तो 6s और 6p को देखना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 6p से नहीं, हम वहां से नहीं देखते। हम यहाँ पे एक्चुअली हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही आपका एफ ब्लॉक से स्टार्ट होता है। एफ डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है ना, और ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो लगते हैं वो डी और एफ ब्लॉक में लगते हैं। सर वो लगने की बात नहीं सर, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन तो 6p से बेटा एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सप्लेनेशन है कि भाई यहाँ पे क्यों गया। यहाँ पे उन्होंने बोला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुअर सिलियन ट्रांजिशन इफेक्ट की वजह से गैलियम और एल्यूमिनियम। समझ रहे हो? यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है बताओ? डिक्रीज करती है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, फिर से एक्सेप्शन आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसीलिए सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है ना बोरॉन फैमिली में, बोरॉन, उसके बाद थैलियम, फिर इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, याद रखना। सर इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का कोई रीजन? बेटा एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में देखा जाता है ये सब, है ना, एक्सपेरिमेंटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। भैया इसको चेक किया गया सारे एलिमेंट के साथ, तो देखा गया कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। बोरॉन की तो चलो समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो होनी उसके बाद क्या चाहिए थी, एल्यूमिनियम की। हो किसकी गई बताओ? गैलियम की, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में? सर 16। बॉइलिंग पॉइंट अकेला आई है, इसका आ गए नहीं है, दोनों ही नहीं आए हैं। तो देखो यस सर हैं हम। चाहो अभी बीच में कहाँ चले गए थे? अच्छा, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जब बात आती है तो बोरॉन, देखो बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद थैलियम, उसके बाद इंडियम और उसके बाद गैलियम। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, याद रख लेना। एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अच्छा सर यहाँ तो हर जगह अलग अलग ही आ रहा है।
हाँ मैं बोल तो रहा हूँ सब अलग ही आएगा यहाँ पे, इसीलिए तो ये बोरॉन फैमिली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक सर है ना? इनकी ट्रिक नहीं है याद करने की? टेक्निक कैसे याद रख सकते हो, देखो मैं आपको एक बता देता हूँ। आपको जैसे बोरोन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला हो गया, ठीक है, समझना। और अब आप ये हो गया बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। अब हम यहाँ पे देखें तो बोरोन को क्या देंगे, 1 नंबर देंगे, एल्यूमिनियम को 2 नंबर देंगे, गैलियम को 3 नंबर दे दो, इंडियम को 4 नंबर दे दो, हेलियम को 5 नंबर दे दोगे, बोलो। यस सर। बस अब बस इसको नाम दे दो। यदि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है, अब याद रख लो 1 2 3 4 5, इसको 1, इसको 5, इसको कौन सा नंबर देंगे बोलो, इंडियम को 4 4, इसको 3 2। 3 2। बस अब नंबर याद रख लो क्या, 15,432। ठीक है, रख लोगे इस तरीके से, यस सर ये भी सही ये है। आपको आसान पड़ेगा। और आपको डिफिकल्ट पड़ेगा फिर मैं वही बनाता रहूँ, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, कहीं बैगन थैला, इन गाजर इन आलू, फिर मैं यही सब घुमाता रहूंगा, और तो कुछ मतलब है नहीं। ये आप नंबर याद रख लो, सबके लिए नंबर बना लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। और लिख लो नंबर, पेन पेपर बोर्ड पे लगा लो, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। एक बात तो मैं पता है, जो गैलियम होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना, पहले ही बताया था 29-30 डिग्री सेल्सियस पे क्या लिक्विड हो जाता है ना। अच्छा, अब हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। किसना फिर से आ गया एक्सेप्शन। तो देखो यहाँ पे हम ऑर्डर बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, साइज कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा बताओ। यदि हम एक्सप्रेशन दें साइज कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं डेंसिटी। सर ये बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शन है क्या? हाँ सब एक्सेप्शन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे यदि तुम्हें रीजन देने हो तो आप दे सकते हो कि साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जब अट्रैक्ट, जो ये तो वही सेम ही है, ये तो बैगन आलू, ये तो एक्सेप्शन है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ सर पे तो सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है सर ना, लेकिन जैसे आपको ऑर्डर, हाँ बोलो बेटा। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज देखा जाए तो गैलियम का तो साइज छोटा होता है, तो एक्सेप्शन हुई है। किसमें, सर एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का साइज छोटा होता है, हम्म, तो फिर सर उस हिसाब से तो ये एक्सेप्शन हो गया। हाँ वैसे देखोगे तो हो गया, लेकिन वैसे देखो ना आप तो जनरली जनरली बोरॉन फैमिली क्या होती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, वही तो है जनरली। यस सर हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या मेल्टिंग पॉइंट का आप ऐसे भी याद रखते हो, बैटिंग। यस सर, ये ठीक है। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गया मेरा ऑर्डर, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ये है, अच्छा मैं कहूँ ऊपर वाला देख रहा हूँ, बैटिंग, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो मेल्टिंग पॉइंट पर, सही रहेगा। यस सर। कुछ याद रहेगा बैटिंग से, बा फॉर बोरॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, टी फॉर हेलियम, ई फॉर इंडियम, जी फॉर गैलियम। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेंसिटी में भी देखते हैं। तो डेंसिटी में भी आपको पता है जनरली होना क्या, डेंसिटी में इसमें भी कोई नहीं है, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, हेलियम, टॉप टू बॉटम क्या होती है बताओ, डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो देख लो यहाँ पे इट इंक्रीजेस डाउन द ऑनलाइन ऑनलाइन तो नहीं है। डाउन द रोड। सर इसका रीजन क्या है? क्या, सर इसका रीजन? सिंपल सीधी सी बात है भाई, आप मोलर मास का दे दो। अब टॉप क्यों, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। और आपको पता है मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी डेंसिटी। वो आपको पता है वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं।
ओके सर। एक्चुअली मैं इसको बहुत कुछ सोच रहा था, तुम मिलोगे जब मैं आपको एक डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें, कुछ मेरे दिमाग में था इसमें डेंसिटी को लेके। थोड़ा एक दो चीज़ें मुझे क्लिक की, हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी लोगों से। सर 1 मिनट से पीछे वाली स्लाइड कर दो। फिर इसके बाद इससे पीछे वाली पे भी कर देना। पहले ये बताओ, यहाँ तक तुम्हें इनऑर्गेनिक में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे, पहले सबसे पहले ये बताओ कृष्णा। सर ये एक्सेप्शन याद करने में दिक्कत है। हाँ, एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे बेटा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जो मैक्सिमम एक्सेप्शन है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शन जैसे आपको पूछा जाएगा गैलियम एल्यूमिनियम क्यों है, तो आप बोल दोगे वहाँ पुअर शील्डिंग, आपको लिखा होगा वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जब देखोगे ना वहाँ पे, तो आपको आंसर में पुअर शील्डिंग लिखा होगा। जिस चीज का एक्सप्लेनेशन है वो चीज मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सर आयोनाइजेशन एनर्जी वाले पे कर दीजिए। तो वो जो एसपीडीएफ का ऑर्डर लिखा है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का नहीं, पुअर शील्डिंग का हमने लिखा था। इस साइज का डिफ्यूजन का भी आप ऑर्डर लिख सकते हो। ओके सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे, सर इन सब का फ्लेम टेस्ट नहीं करते हैं? नहीं यहाँ पे नहीं, जनरली मेटल्स का फ्लेम टेस्ट करते हैं, होता है इनका भी है, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। कितने तुम वही तो याद करने में तुम्हारी नानी याद आ जाती सबको। यस सर। और तो ऐसे तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ फ्लेम टेस्ट होगा, तब तक देखते रहो। बताओ। उसमें भी नहीं होता तो सही रहता। उसमें भी लिंगो है इम्पोर्टेंट है, रिएक्टेंट भी देयर, तो रिएक्टिविटी भी देयर देखते हैं। तो आपको एक बात बता दो, बोरॉन जनरली क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम होता है ये भी नॉन रिएक्टिव होता है, क्यों बता सकता है कोई बच्चा? ड्यू टू, क्योंकि सर इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है काफी हार्ड लेयर होती है। वेरी गुड, आपने सर बेरिलियम से रिजेंबल करता है ये थोड़ा बहुत। हाँ है ना, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मतलब क्या, आपके जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किसकी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा बताओ? Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे मान लो बोरॉन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं, हीट कराएं, तो क्या मिलेगा? B2O3 मिलेगा। अच्छा, और देखो रिएक्शन, यदि मान लो आप जनरली यहाँ पे आप E की रिएक्शन, जनरली मैंने E ले लिया, E की रिएक्शन आप O2 से करा रहे हो, E क्या मिलेगा आपको? E2O3। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं B2O3 और Al2O3। मैं अलग अलग रिएक्शन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यदि मान लो हम इसी की रिएक्शन E की रिएक्शन N2 से कराएं, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? नाइट्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्राइड जान तो N-3, क्या मिलेगा आपको? नाइट्राइड मिलेगा। और आपको पता है, यदि मान लो जैसे मान लो एल्यूमिनियम लिया हमने, क्या लिया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिएक्शन N2 से कराई, तो क्या बना आपका? आपका मिल गया Aln। अब हम इसका क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करा दें। बताओ, हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या बनेगा? आपको पता है Al+3 और N-3। अब हाइड्रोलिसिस कराओ H+ और OH-। तो OH- किसके पास जाएंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो, और NF3 OH का होल थ्राइच प्लस अमोनिया क्या हो जाएगी यहाँ पे? एबॉल्व हो जाएगी। अमोनिया बनाने का मेथड भी है। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे B2O3 हो जाए, है ना, Al2O3 दे दिया जाए, ध्यान सुनना, Ga2O3 दे दिया जाए, In2O3 दे दिया जाए, ऑक्साइड है ये, और थैलियम ऑक्साइड Tl2O3। जब आपको पता है ऊपर से नीचे आते हो तो जनरली क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पे? डिक्रीज करता है। इसका ऑक्साइड का। तो जब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो फिर क्या इंक्रीज करेगा बताओ? बेसिक कैरेक्टर नेचर इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब आपसे भी पूछा जाए यहाँ पे
ये अच्छा जो B2O3 होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। क्यों होता है एसिडिक नेचर का, समझना। यदि आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलता है, बोरिक H3PO3 मिलता है, जो कि एसिडिक होता है। ठीक है। अच्छा Al2O3 किस टाइप का होता है बताओ, याद है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, जल्दी से बताओ, जो एसिडिक नेचर भी रखे और जो एसिड और बेस दोनों क्रिएट कर लिया। बेस। अच्छा ये तीनों कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। देखो अभी तुम लोग कर लो मस्ती, और आज एक दो क्लास में, एक और क्लास लूंगा मैं, खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। फिर तुम ये समझो अपना, ये मान लो तुम अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब मैं रिवीजन कराऊंगा और मैं पूछूंगा रिवीजन में दम सर से। एनवायरमेंटल भी तो बचा भी एक क्लास में कैसे? अरे इन्वायरमेंटल में इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मुझे कराने में मुझे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तुम हम लोगों की बात, हम किस रिगार्डिंग हम कराना चाहते हैं ना सिलेबस तुम्हें। इन्वायरमेंटल मैंने छोड़ा, तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस छोड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ये सब बनाने के, देखा है ना तुमने। एक और मैंने उसमें GOC में छोड़ा हुआ यस सर। है ना। वो मैंने क्यों छोड़े हुए हैं, अभी अभी तुम्हें ये चीजें तो याद होनी नहीं है, एक्सेप्शन है ना। और मैंने वो चैप्टर भी पढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट पर, तो तुम क्या क्या याद रख लोगे, तो इसलिए हम उसको पढ़ाएंगे, बीच में कभी पढ़ा देंगे, या हम तुम्हें 12th में हम आपको लास्ट में पढ़ा देंगे 2-3 बार उसको अच्छे से, उसकी टेंशन मत लो। सर तो तब तक एक बारी को फिर भी हम थोड़ा बहुत तो याद कर ही लेंगे, तब एंड में याद करने में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी, मुझे पता है ना, मुझे उसे क्या कैसे याद कराना है, ठीक है। क्योंकि वो आप कर लोगे, उसको उस टाइम में उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, अभी कराने का इसलिए नहीं क्योंकि मैं अभी कराऊंगा तो भूल जाओगे, तो मैं फिर कौन सा, क्योंकि वो रट्टा मारने वाली चीजें, जैसे ये एक्सेप्शन रट्टा मारने वाली चीजें, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्यों नहीं, इसलिए मैं रोका हुआ हूँ, और कुछ नहीं है, मुझे कराने में कुछ नहीं है कि करा दो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैंने अभी तक ऐसे ही पढ़ाता था, तो मैं तो उसको लास्ट में कराता हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ड्रग्स हुआ, जैसे आपके 12th के भी चैप्टर होंगे ना एनवायरमेंटल के, कुछ एक चैप्टर वहां भी ड्रग्स केमिस्ट्री है लास्ट, उसको इसको साथ नहीं करा देता हूँ मैं, है कुछ नहीं उसमें, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बता दूंगा, ओजोन लिसिस, ओजोन डिप्लीशन क्या हो रहा है, ठीक है ना, यही सब है इसमें। एसिड रेन क्या है एनवायरमेंटल में तुम्हारा, तो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके करा दूंगा तुम्हें, यदि तुम्हें वो है, या तुम कहोगे तो चलो पढ़ा दूंगा एनवायरमेंटल, मुझे क्या बताओ क्या चाहते हो तुम, बोलो बोलो, हेलो। सर एंड में ही करा देना, याद इसी करने का वाली तुम चीजें बताओ, सब। आपकी मर्जी सर। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कराने दो, मुझे पता है कैसे है, और तुम कहोगे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या, वही एक दिन का मेरे लिए टॉपिक है, 2 घंटे का चैप्टर है वो, मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर मुझसे बोलोगे सर फिर मैं भूल गई, फिर मुझे बता दो, तुम उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम भूलोगे, तो याद करने वाली चीजें हैं। सर एक बार अच्छा, पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए लिखना। और बस अब तुम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग बोलते नहीं है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन में मैं आपको हो गया सर। एक, तो मतलब ये मान लो निचोड़ के रख दूंगा, निचोड़ने का मतलब समझते हो, मुझे हर टॉपिक तुम्हारा अच्छा चाहिए, 12th में मुझे रखते नहीं चाहिए कि मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा, या मैं मान लो सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और सॉल्यूशन में मैंने कॉन्सेप्ट ले लिया तुम्हारा किसका, इक्विलिब्रियम का, और तुम बैठे हो वहां पे। सर कब से स्टार्ट होगी रिवीजन? रिवीजन बस सिलेबस खत्म, ये बस इसी के बाद खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा। तो यस सर। पहला चैप्टर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग है ना, बोलो। सर इक्विलिब्रियम। बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग रखवाया था। सर हम तो इक्विलिब्रियम ही बोल रहे थे। सर हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, सर आपकी मर्जी है कोई भी करो। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। अच्छा बता दिया मैंने सब कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजन। सर एक बार उस स्लाइड पे कर दीजिए, वो रिएक्टिविटी विद एयर वाला जो था सबसे पहले।
हो गया सर। जो रिएक्टिविटी विद हैलोजन आती है बेटा, तो जो E प्लस X2 की रिएक्शन कराओ तो क्या मिलेगा, EX3 मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, BF3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। बोरोन की रिएक्शन X2 से कराओ तो क्या बनाएगा, वो BF3 बनाएगा, AlCl3 है ना। यदि आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे हेलोजन से तो क्या मिलेगा, AlCl3। एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना, यहाँ पे जो BF3 बनाता है वो कैसा बनाता है बताओ, पहले बता चुका हूं, इज कोवेलेंट कंपाउंड। रीजन क्यों है बताओ, बताओ रीजन क्या है, बताओ जल्दी से। हाई सर पोल स्मॉल कटाएं। हाँ वेरी गुड, B+3 is smaller and it does more polarization to covalent characterize। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट रिएक्टिविटी विद एसिड और बेस। देखो याद रखना, जो आपका बोरोन है ये क्या नहीं करेगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं देगा। आपकी एसिड और बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये नहीं देगा, ठीक है, नो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। अच्छा यदि मान लो आपको एल्यूमिनियम दे दिया जाए तो क्या कर लेगा बताओ, क्या कर लेगा, Al। CL3। अच्छा और एल्यूमिनियम यदि NaOH से, आपको पता है कैसी मेटल है ये, एम्फोटेरिक। अच्छा क्योंकि ये कैसी एम्फोटेरिक, तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेगी और बेसिक से भी रिएक्ट कर लेगी। तो देख सकते हो आप एम्फोटेरिक है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, AlOH का होल थ्राइस। ये भी कैसा होगा बताओ, बेसिक। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड में। अच्छा अब यदि मान लो हम यहाँ पे देखो, ये AlOH का होल थ्राइस है, समझना ये कैसा है, अभी जल्दी से बताना, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो ये कैसे बिहेव करेगा अभी बताओ, लुईस एसिड या लुईस बेस, एसिड की तरह। लुईस बोलो एसिड। लुईस एसिड एसिड है ना। तो ये फर्दर किससे रिएक्शन कर लेगा बताओ, एसिड बेस रिएक्शन हो NaOH से, क्या बना देगा बताओ, उससे फिर वो Na+ में जुड़ेगा तो। नहीं वो तो Na+ नहीं। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला एनामोलस वेरियर ऑफ बोरॉन। इतना केमिस्ट्री तुम लोग भी देख रहे हो, बहुत केमिस्ट्री है, मतलब छोटे से छोटे टॉपिक पे क्या है बताओ, क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, सब टॉपिक में भी टॉपिक है, फिर भी चीजें छूट जाती है। यदि छूट जाती है तो क्या होता है बता दिया करो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग देखते हो। इट फॉर्म्स, कोशिश तो ये रहती है कि ना भूले, इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बनाएगा ये, एग्जाम्पल BF3 BCl3। अच्छा दूसरा, इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखना, देखो कैसे बनाएगा टेट्राहेड्रल। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, जो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, जब आप ये कब बनाएगा, जब BF4- एग्जिस्ट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल मोड। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अच्छा जो आपका Al जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, अभी आप पढ़ोगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अभी आप और आगे पढ़ोगे डिटेल में, जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीजें होती हैं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनता है, एक स्क्वायर प्लेनर भी बनता है। अभी आप याद रखो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
ठीक है। अच्छा, AlCl6-3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है इसका, एल्यूमिनियम 6 होता है। ये किस नेचर का होता है, ये इसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है। तो याद रखना, ये पूछा जाता है एल्यूमिनियम किस शेप में बनेगा, बताओ। ऑक्टाहेड्रल बना लेता, फॉर्म्स कर लेता कॉम्प्लेक्स का। और ये फॉर्मेशन किसका करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा जाए, लिखना था। अब यहाँ लिख लेना, जो B2O3 होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और जो Al2O3 होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। और अदर कैसे होते हैं बताओ, भूल गए, बेसिक होते हैं। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के लिए क्या होता है बताओ, मेटालिक कैरेक्टर देख लो यहाँ पे। तो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे। देखो, बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ये ऑर्डर होता है। एल्यूमिनियम का साइज क्या है, यदि आप अलग से लिखोगे तो बोरोन एल्यूमिनियम है ना, तो जो मेटल अच्छी है वो क्या, एल्यूमिनियम है। क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का क्या होता है, लार्जर साइज होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पूछे, लार्जर इन साइज होता है। ठीक है ना। अच्छा सर सर तो अगर आप अदर देखेंगे, ऑक्साइड बोलो बेटा। तो फिर तो वो मेटल होने चाहिए ना, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर उनका ज्यादा होना तो चाहिए। आप जब टॉप टू बॉटम आओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिग्री टॉप टू बॉटम आओगे, इधर से इधर जाओगे तो इंक्रीज करेगा। सर वो तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होता है ना टॉप टू बॉटम। हाँ, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करूँ, नेचर डिक्रीज करेगा। सर ये समझ ठीक है, नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है सर समझ नहीं आया ये। आप तो सिंपल सर सी बात, क्यों, क्योंकि आपको यदि बात किया जाए, यहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है किसमें, डी ऑर्बिटल में। बस, और आप ध्यान रखो, वो आसानी से क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। देख ही रहो, नीचे ऊपर से नीचे आओ तो +1 क्या आ रहा है बताओ, नेचर किसका एडजस्ट कर रहा है, बोलो जल्दी +1 बोलो, +1 का। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन ही वो कम देगा तो क्या होगा बताओ, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो। हाँ। तो सर अगर हम इंडियम और बोरोन को देखें तो उसमें किसका ज्यादा होगा। कैसे, सर इंडियम और बोरॉन तो आपका क्या, वो मेटल ही नहीं है, वो तो मेटलॉइड है, मेटल नॉन मेटल दोनों रखता है। तो मतलब सबसे कम होगा सर वो। हम्म, आगे बढ़ते हैं। सर इससे पहले वाली स्लाइड से नहीं होगा। सर हो गया। सर इससे पहले वाले भी दिखा देना। सर हुआ नहीं था। इससे पहले वाले भी दिखा देना सर। हो गया सर। अब देखो, सर एनामोलस बिहेवियर वाले कर दो एक बार। सर बोरॉन सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यस सर ये वाली। सर बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो। सर बोरॉन सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा।
वो सिर्फ एल्यूमिनियम से कम हो रहा है। सर मतलब सबसे पहले एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरॉन, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। क्या बोल रहे हो तुम, फिर से बोलना। सर एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो। सर यही होगा ना ऑर्डर जो भी मैंने बोला। लिख लिया। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो, ये सर ये वाला हो गया। यस सर हो गया। अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे, अब देखते हैं डायगोनल रिलेशन। सर आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है सर बीच बीच में। वही मुझे भी तुम लोगों की नहीं आ रही है। डायगोनल, सर हेलो, यस सर आ रही है सर वॉइस हमारी। आ रही है, अब बोलो क्या बोल रहे हो। सर वो जो मैंने ऑर्डर बोला था एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो सही बोला था या गलत सर? एल्यूमिनियम बोरॉन सही तो है, उसमें क्या है, उसमें क्या ऑर्डर होगा। कुछ नहीं सर। सर बोरॉन मेटलॉइड होता है ना, वो भी तो आपने बता मेटल तो दिया। मेटल नॉन मेटल तो दोनों ही रखेगा ना करेक्टर। देखो डायगोनल रिलेशनशिप, तुम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट नहीं किए, तो मुझे ऐसा लग रहा है। कर दिए? यस सर। किस किसने कर दिए? किसके साथ? बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन। रिश्तेदारी निकालनी है तो देखो यहाँ पे बोथ आर कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, बोरॉन एंड सिलिकॉन। दूसरा, इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, नियरली इक्वल होती है। सर बोरॉन तो मेटलॉइड है। अरे तो नॉन मेटल की कैटेगरी में भी तो रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बोलो। बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्साइड ऑफ बोथ एसिड, एसिडिक, दोनों ही क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड में B2O3 एंड SiO2। both can react with NaOH। अच्छा देखो, जैसे मान लो B2O3 है,
ये भी रिएक्ट कर लेगा, SiO2 भी रिएक्ट कर लेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं बोरॉन। बोरॉन के सबसे पहले अपन सोर्स देखते हैं, कौन कौन से होते हैं सोर्स। सबसे अच्छा सोर्स होता है बोराक्स, नंबर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके Na2, इसका जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। दूसरा होता है कर्नाइट, याद रखना नाम सीधा पूछा जाता है, Na2B4O7.4H2। और तीसरा होता है कैलेमिनाइट, ये होता है Ca3B6O11.5H2। तो देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। एक मिनट सर सर। वहाँ पे वो नॉन मेटल, बोलो बेटा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे सर वो मेटल नहीं आएगा। वो दोनों की तरह सर बिहेव कर रहा है दोनों ना। नॉन मेटल, मेटल तो हम उसको हाँ, नॉन तो मेटल की सर कैटेगरी में भी तो डाल सकते हैं। आओ, हाँ बट सर वो पूरी तरीके से तो वो डायगोनल रिलेशन रिश्तेदारी निकाल रहा है ना, कुछ प्रॉपर्टी सेम है उसकी, तो इसीलिए उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल दिया। सर हम्म, सर हमने तो पढ़ा था कि जो बोरोन होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, तो फिर वो उसका ऑक्साइड कैसे बन रहा था? सर At room बोरोन temperature तो पे नहीं बता, at room temperature नहीं बता बेटा, उसको हीट करा रहे हैं ना। सर मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस दे रहे हैं। ऐसे नहीं बनेगा कि आप P2O3 बन जाएगा, हमने हीट कराया ना। जनरली वो Yes. ऐसे नॉन रिएक्टिव है, लेकिन जब हमने उसको हीट किया है, इग्नाइट करेंगे तो वो क्या करेगा, B2O3 बना लेगा। और सर B2O3 फिर रिएक्टिव हो जाएगा। हाँ, फिर वो रिएक्टिव हो जाए, फिर वो क्या कर लेगा, हाइड्रोलिसिस कर लेगा, यदि उसको मॉइस्चर मिल जाएगा तो क्या बना देगा, आपका H3BO3 बना देता है। अब देखो जो ऐसा है बेटा, आपको पता है केमिकल नेचर है ना, जब वो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग होती है, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग। बोलो, अलग होती ना। तो बोरॉन की प्रॉपर्टी अलग थी, अब Yes. B2O3 की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन की बात करते हैं हम यहाँ पे। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? 16। B2O3 की रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम से कराओगे, ये मैग्नीशियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है जब मोर रिएक्टिव है तो क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा ऑक्सीजन को। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, B+MgO मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, बोरॉन मिल जाएगा। यहाँ पे जो बोरॉन मिलता है वो शो करता है क्या, एलोट्रॉपी। एक क्लास और लगेगी, खत्म ये चैप्टर, बस कार्बन फैमिली बचा है, ठीक है। इस मैं जनरली तुम्हें बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 5 फॉर्म्स होती हैं जनरली, ठीक है ना। 4 होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म और 1 होती है एमॉर्फस फॉर्म। थोड़ा सा तो मैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस बता देता हूँ, तो सॉलिड स्टेट में तो तुम पढ़ोगे फर्स्ट वीक में, अप्रैल में। तो जो क्रिस्टलाइन होता है, 4 जो क्रिस्टलाइन बनती है वो क्रिस्टलाइन उसे बोलते हैं जो रेगुलर अरेंजमेंट हो, परफेक्ट, ठीक है ना। और जो एमॉर्फस उसे बोलते हैं जो इरेगुलर अरेंजमेंट हो एटम्स का, है ना। अच्छा, जो बोरोन होता है वो कैसा होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। और ये कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ बोरॉन विद एयर। देख लो बेटा, जब आप बोरॉन की रिएक्शन O2 से कराओगे, हीट कराओगे, तो क्या मिलेगा, B2O3। जब आप बोरॉन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा,
Bn और हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बनेगा BOH का होल थ्राइस। इसको क्या बोलते हैं अपन बोरिक एसिड प्लस अमोनिया गैस क्या हो जाएगी। जब आप बोरोन की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे फिर से क्या बना लेगा बोरोन नाइट्राइड बना लेगा। अब देखो सर इन तीनों रिएक्शन में हीट करना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी एट रूम टेम्परेचर नहीं होगा। थोड़े से अपन कंपाउंड्स भी पढ़ लेते हैं बोरॉन्स के। कंपाउंड्स ऑफ सर ये बोरॉन का अमोनिया से करवाने के बाद Bn बना। बोरॉन तो क्या बनेगा ये पढ़ते हैं अपन B2O3 इसको बोलते हैं अपन बोरोन ट्राइऑक्साइड। या इसी को अपन एक और नाम देते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है सेस्क्वी का इसका मतलब होता है 1.5 मतलब अपन इस तरीके से भी लिखते हैं इसको BO1/2 मतलब और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं B2O3। तो आपको पता है ये कैसे मिलता है जब बोरॉन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराते हो क्या मिलता है B2O3 मिलता है। ठीक है दूसरा देखो हम इसको बनाते हैं फ्रॉम बोराक्स। तो क्या होता है यहाँ पे Na2B4O7.10H2O। इसकी रिएक्शन पहले क्या होती है HCl से होती है। तो क्या बनता है आपका यहाँ पे बनता है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। एक्सपेरिमेंटल है मेरे पास ठीक है ना टेट्राबोरिक एसिड। और जैसे ही टेट्राबोरिक एसिड बनेगा तो क्या बनेगा इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको H3BO3 बोरिक एसिड मिल जाएगा। अब इसको क्या कर दो हीट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको B2O3 प्लस H2O। BrO3 में तो Br की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो हमारी प्लस होगी। क्या मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। सर BrO3 में सर जो Br की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नहीं हो गया। BrO3 कहाँ है यहाँ पे BrO3 में Br का ब्रोमीन ब्रोमीन की बात करो हैं? तो सॉरी सर मेरे को B की जगह वो Br लगा। सही है एक और पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है सर हाँ सर यहाँ पे H2B4O7 से ये H3BO3 कैसे बन गया। इसको हाइड्रोलिसिस किया तो ये किस में ब्रेक हुआ है 2H प्लस प्लस B4O7 तो क्या मिलेगा आपको बोरिक एसिड मिल गया। तो बोरिक एसिड को जब हमने हीट किया तो क्या मिला बोरिक एनहाइड्राइड मिल गया B2O3 या अपन इसको क्या बोलते हैं बोरोन ट्राइऑक्साइड। B4O7 में हुआ था तो सर फिर ये BO3 कैसे जुड़ गया इसके साथ। कैसे BO3 सर ये H3BO3 में BO3 है ना वो कैसे आया।
बेटा वो तो आपको मुझे रिएक्शन की मैगजीन लिखना पड़ेगी पूरी यार, बहुत बड़ी मैगजीन है, अभी याद रख लो तुम, ओके सर। ठीक है ना, याद रख लो। सिर्फ आपको इतना आएगा नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना तुम्हारे एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ शायद, ठीक है ना, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये नहीं दिया हुआ। सर भी पढ़े ही नहीं है। तो देखो B2O3 देखते हैं और देखते हैं, एक अपन पढ़ते हैं बोराक्स बीट टेस्ट। तो देखो जब बोराक्स बीट टेस्ट पढ़ते हैं तो B2O3 की रिएक्शन यदि आप H2O से कराओगे तो क्या मिलता है आपको, HBO2 मिलता है। ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं अपन मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड। अब क्या होगा, इसका हम जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है, H3BO3 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो B2O3 है इसको क्या एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड है, एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप CuSO4 लेंगे, मान लो CuSO4 की रिएक्शन आप B2O3 से करा दें, ठीक है, तो क्या मिलता है आपको, CuBO3 का होल ट्वाइस प्लस SO2, इसको बोलते हैं ग्लासी बीट, जो कि ब्लू कलर का मिलता है। कैसा, ब्लू कलर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बोराक्स बीट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, यदि आपको एक तरीके से, और यदि मान लो B2O3 की रिएक्शन आप Cr2 ले लें यहाँ पे, SO4 का होल थ्राइस, तब भी क्या मिलेगा आपको, हीट कराएं तो आपको CrBO2 का होल ट्वाइस मिलेगा। इसको बोलते हैं, ये ग्रीन मिलता है, मेटल बोरेट, ग्रीन कलर का मिलता है मेटल बोरेट। ये भी सब क्या आपके बोराक्स बीट टेस्ट है दोनों। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड कर दो। पता, एक चीज बताओ मुझे, जो H3BO3 है ये आपका लुईस एसिड है या आर्नियस ब्रोंस्टेड एसिड है, कोई बता सकता है इसका आंसर? अखिला, इशिका, आकाश? सर ल्यूइस एसिड है। लुईस एसिड। देखो मैं इसका रीजन बताता हूं तुम्हें, यहाँ पे याद रखना, जो H3BO3 होता है ये कैसा होता है, बीक एसिड होता है। कैसा होता है, बीक एसिड। इसकी जो K वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है। ये ना तो ये आर्नियस है, मैं इसको आर्नियस से आप एक्सप्लेन, ना ब्रोंस्टेड, ठीक है। तो फिर कैसा, इट इज लुईस एसिड। मतलब BOH का होल थ्राइस आप लेंगे, इसको आप जब H2O से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके पास अभी कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है अभी बताओ, BOH का होल थ्राइस यदि देखा जाए कैसा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, बताया भी था मैंने पहले, है ना। तो ये क्या करेगा बताओ, कैसे बिहेव करेगा, बोलो भाई, एसिड। तो ये क्या बना लेगा, जैसे H2O से करोगे तो BOH का होल 4 माइनस प्लस H प्लस आयन। अब देखो ये चीज ध्यान रखो, जो H प्लस आयन मिलता है ये ध्यान रखना, ये बोरोन से नहीं मिलता है, ये किससे मिलता है बोलो, वाटर से। ध्यान रखना, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, इस बात को ध्यान रखना। ये कहां से मिलता है H प्लस आयन, वाटर से मिलता है। ये कैसा, इसका होता है, इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, BOH इस तरीके से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो याद रखना, जो आपको हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं बोरिक एसिड का, ठीक है ना, तो आपको ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो H प्लस मिल रहा है ये इसका नहीं है, BOH का होल्ड था इसका, ये किसका है बोलो, वाटर। तो ध्यान रखना इस बात को। अब देखो एक चीज, हाँ सर, तो फिर ये लुईस बेस हुआ ना, तो किसने OH ले लिया? नहीं, ठीक है सर, ठीक। वाह, कभी कभी तो मुझे अपने, मुझे ऐसा लगता है
सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन मिले तो सर सर इससे पिछले स्लाइड पे सर सर ये जो इससे पिछले भी दिखा देना ही। नाम क्या था? क्या? सर जो आपने ये रिएक्शंस लिखवाए थे अभी इनके टेस्ट का नाम क्या था? बोराक्स बीट टेस्ट। सर एक बार लिख दो। लिखा हुआ है नीचे ना, देखो मैंने लिखा हुआ है। सर ये फिर तीनों का नाम है या इसी एक रिएक्शन का नाम है? एक रिएक्शन है B2 CuSO4 B2O3, तो क्या इसी को ग्लासी बेस को किस लिए यूज करें? बोराक्स बीट टेस्ट। ओके सर। सर एक बार उस स्लाइड पे कर दीजिए जहाँ आपने रिएक्शन ऑफ बोरॉन विद एयर करवाया था। बता देना मुझे। यस सही है। सर इससे पहले भी कर देना एक बार। डन सर। 5 फॉर्म्स का नाम याद नहीं करना एक मिनट बोरोन। सर वो भी लिख रहे हैं। सर बोलो बेटा। तो वो जो फॉर्म्स बताई थी ना जहाँ पर आपने, वो स्लाइड पे कर दीजिए, बस एक चीज देखनी थी। लिख ली? सर ये तो लिख लिया वो वाली स्लाइड सर जहाँ फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन था। क्या था? सर फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन। फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन वाला कहाँ पीछे? यस सर ये बस हो गया सर। 5 फॉर्म्स है, उन्हें याद नहीं करना उनके नाम। किनके? सर बोरोन की 5 फॉर्म्स के। नहीं कुछ जरूरत नहीं, वो तो मैंने बता दिया आपको नॉलेज के लिए, बस वैसे कुछ लोगों को बता दूंगा। हो गया सर। एक्चुअल में होता क्या है, मैं तुम्हें दिया, मैं आपको ये इसको मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ग्लासी बीट के बारे में। ये देता कैसे आपका, जैसे मैंने बोला बोराक्स बीट टेस्ट होता है, समझ ना इसको पूरा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो EtNa2B4O7 है .10H2, आप इसको हीट करो। जैसे आप हीट करोगे तो क्या निकल जाएंगे? 10H2 निकल जाएंगे, Na2B4O7। इसको हीट करो, फिर क्या मिलेगा आपको? NaBO2 प्लस B2O3। अब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट से, जैसे हमने किससे कराई थी? क्रोमियम से करा दी थी, कॉपर से करा दी थी, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो क्या मिल जाएंगे? बोराक्स बीट टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? बोराक्स बीट टेस्ट। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे ग्लासी बीट क्या बोलते हैं? ग्लासी बीट। मैं इन जनरल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे यूज टू डिटेक्ट colored ट्रांजिशन मेटल कैटायंस। तो देखो यहाँ पे कैसे तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले सकते। हाँ मैं बता रहा हूँ, Fe+2 ले लो, चाहे क्रोमियम +3 ले लो, ये क्या देंगे? ग्रीन कलर का देंगे, ठीक है ना। आप जैसे मान लो Cu+2 ले लो, है ना, कोबाल्ट ले लो, ये कैसे देते? ब्लू देते हैं, कलर देने लगते हैं, है ना। Mn+ ले लो, है ना, तो ये कैसा देता? पिंक +2 कैसे देता? पिंक, पर्पल, वायलेट। निकल +2 ले लो तो कैसे दे? ब्राउन कलर का। इस तरीके से याद रख लो, बस इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको यूज करना है। अब एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, एक्शन ऑफ हीट बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, एक्शन ऑफ हीट। तो देखो एक्शन ऑफ हीट में क्या हुआ, जैसे मान लो आपने बोरिक एसिड लिया H3BO3,
ठीक है, इसको हमने हीट करा दिया 100 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान सुनना 100 डिग्री सेल्सियस बोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या बनता है आपका HbO2 बनता है, इसको क्या बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं, ध्यान सुनना, इस पे क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको कैसे मोर देन 160 डिग्री सेल्सियस इसको हीट कर दें, कितना कर दें मोर देन 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बना लेता है H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड। अब क्या करें हम इसको और स्ट्रांगली हीट कर दें, अबव 200 डिग्री सेल्सियस समथिंग, तो क्या बनता है आपको बोरिक एनहाइड्राइड मिलता है। लिख लो इसको, सर ये मेटाबोरिक एसिड में मेटा का मतलब क्या है? नाम है यार, जैसे आपका HClO2 होता है HClOH है ना, नाम है वो, ये एक्चुअली ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मेटा मतलब इसका वो नाम है। नाम आप मान रखो, मेटाबोरिक एसिड नाम है उसका, बस एसिड का कुछ नहीं। सर एक बार इससे पिछली स्लाइड पे दीजिए। जो ये हो गई बोरॉन फैमिली वैसे खत्म हो गई, इसमें कुछ बचा नहीं है ना, मैंने आपको क्लास बीट टेस्ट भी अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लासी बीट, तो आप जो कलर याद रख लो बस, यदि Fe+2 का ले तो ग्रीन समझ लो, क्रोमियम का ले प्लस ग्रीन ले लो, है ना। सर ये जो कलर है ये याद रखने पड़ेंगे? याद रख लो तो अच्छी बात है। सर इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फैमिली है? कौन सी? हाँ अभी तुम्हारे सिलेबस में 2 ही फैमिली है, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। 11th 12th में तो अभी 4 फैमिली भी और पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना। 12th में भी चैप्टर है? सर इनमें भी सर मतलब जो बची हुई तो 4 अभी तुम फैमिली है समझो। उसमें तो बहुत डिफिकल्ट है, वो ये तो आसान चैप्टर है, फिर भी वहाँ पे एक्सेप्शन कम मिलेंगे लेकिन वहाँ पे रिएक्शन ज्यादा मिलेंगे। टी ब्लॉक एक्चुअली देखो इनऑर्गेनिक में जनरली जो तुम्हारे समझने वाले चैप्टर्स है ना, वो थोड़े बहुत तुम्हारे, चलो यहाँ पे तुम समझ सकते हो इसकी, आप इसकी सिर्फ समझ सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी समझ सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है ना। फिर आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, याद करने वाली, ऐसा होता ही है। जैसे ऑर्गेनिक में अपन करते थे उसकी मैकेनिज्म बता देते थे, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, है ना। होता है यहाँ भी है, लेकिन अभी तुम्हारे लेवल पर मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि एक कंपाउंड बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितनी रातें लगती हैं, बहुत टाइम लगता है। तुम अभी रिसर्च में जाओगे, अब अभी क्या बताएं, हमने तो रिसर्च में देखा है। तो देखो जब रिसर्च करते हैं ना, तो मतलब ये मान लो रात दिन, अब रिग्नार्ड एजेंट लिख दिया आपने बहुत आसानी से, रिग्नार्ड एजेंट क्या लिखते हो, रिग्नार्ड एजेंट याद है किसी को, RMGX को, है ना। बहुत खतरनाक तरीके से बनता है ये जब हम बनाते हैं। ये मान लो यदि आपने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मतलब पूरी लेबोरेटरी में आग लग जाएगी, तुम भी ध्वस्त हो जाओगे। इतना आसान नहीं है ये रिएक्शन कराना जो तुम सोच लो 100 डिग्री सेल्सियस 1 से, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉपी किताबों में, समझ रहे हो आकाश? यस सर। जब अपन करते हैं ना एक्चुअल में, तब ये लगता है कि कुछ भरोसा नहीं रहता है। एक मिस्टेक, छोटी सी गलती की, चाहे तुमने वाटर मॉलिक्यूल की भी गलती क्यों नहीं कर दी एक दो, तो समझो वहां पे फिर तो अटैक होना है, बचना नहीं है तुम्हें। बहुत मुश्किल से बनता है रिग्नार्ड एजेंट। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे तो रिसर्च होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो लोग रिसर्च करते हैं ना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे, बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक नाम बताओ, इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम किसे बोलते हैं, बता सकता है? बोलो। अच्छा मैंने भी एक इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें नहीं बताई है, यदि देखा जाए मैंने सब बता दिया बोरोन में, लेकिन बनाना बॉन्डिंग बताना भूल गया। क्यों बोलो? यस सर। और जो AlCl3 एडजस्ट नहीं करता, क्या एडजस्ट करता है मैं बता देता हूँ, तो फिर से तुम BCl2 टाइप क्या एडजस्ट करता है,
बोलो, डाइमर का फॉर्म Al2Cl6 है ना। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से बनता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको पता है BH3 एडजस्ट नहीं करता है, कौन एडजस्ट नहीं करता, जल्दी बताओ। BH3 एडजस्ट नहीं करता है, एडजस्ट क्या करता है आपका B2H6 B2H6 डाइमर के फॉर्म में एडजस्ट करता है। क्यों, देखो तो अपन सबसे पहले एक कंपाउंड ऑफ बोरोन में अपन B2H6 तो भूल ही गए थे, सारी इतनी बातें कर ली अपन ने। फर्स्ट कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन, समझते हैं इसको। इसका नाम क्या है, B2H6, ठीक है ना। ये क्या होता है, डाइमर ऑफ BH3। अब देखो होता क्या है, यदि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें यहाँ पे, आप यदि मेटल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी क्या कराएंगे, आप रिड्यूसिंग एजेंट से करा देंगे या आयनिक मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन करा देंगे, आयनिक मेटल हाइड्राइड से। जैसे देखो, जैसे मान लो आप BF3 की रिएक्शन किससे कराएंगे, LaH से कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ध्यान रखना, तो क्या मिलेगा आपको B2H6 बनाने का मेथड है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान, यदि मान लो आप BCl3 की भी, यदि BCl3 की रिएक्शन देखो यहाँ पे NaH से कराएंगे, हाइड्राइड से, सोडियम हाइड्राइड से, तो क्या मिलता है, BH3 मिलता है। और जो कि क्या नहीं करता बताओ, अनस्टेबल होता है, एडजस्ट नहीं करता है ना। अच्छा, और देख लो एक, यदि मान लो हम दूसरा मेथड देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम NaBH4। जब NaBH4 की बात करते हैं यहाँ पे, देखो 2 टाइम्स NaBH4 I2 लिया, तो क्या मिलता है आपको, B2H6 मिलता है प्लस NaI मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये B2H6 बनाने के मेथड है। अब देखना यहाँ पे, यदि हम बात करें, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की बात करें, तो देखो जो BH3 एडजस्ट नहीं करता, देखो बोरोन है, ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ भी हमने बोरोन और हाइड्रोजन कर दिया, ये 2 स्ट्रक्चर है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और आपका, समझना यहाँ पे होता क्या है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। होता क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक मिनट ना, इसको अच्छे से समझते हैं। ये बॉन्ड ही नहीं लिखना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन पढ़, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बनाना बॉन्डिंग करेगा, किस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ऐसे यहां भी बनाएगा ये इस तरीके से, आप यदि देखोगे इस तरीके से क्या बनाएगा, तो देखो ये बना लिया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आप और अच्छे से इसको समझना चाहें तो आप और अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो सर दोनों तरफ बनाएगा ना, ऊपर नीचे दोनों। एक मिनट, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहीं रख देता हूँ सीधा, ठीक है, और इसने ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। मतलब जनरली देखा जाए तो यहाँ पे जो बोरोन बना रहा है वो इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, HH, यहाँ भी H, ये यहाँ पे बोरोन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए
तो देखो कितने सेंटर है, 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसा भी बोलते 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसी को बोलते बनाना बॉन्ड। सर सेंटर 3 कैसे होगा? क्या सर सेंटर 3 कैसे होगा? देखो एक सेंटर ये बोरॉन, एक हाइड्रोजन, एक बोरॉन। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन के सेंटर में आएगा। पहले हमने एक तरीके से समझा ना, ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, तो पहले एक के साथ ही तो बॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये कितना होता है 97 डिग्री, और ये कितना होता है टर्म, ये इसको बोलते, एक मिनट रुकना। तो देखो यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे कितना होता है 120। क्या है सर? हमारे ध्यान से नहीं आई थी सर, ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पे देखो बी एच बी, मतलब क्या है 3 तो सेंटर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में, इसलिए क्या बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब आप इस हाइड्रोजन के कंपेयर देखो, इस हाइड्रोजन को देखो इस वाले को, तब देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जब इस वाले से कर रहा है तब भी क्या कर रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया हाँ। सर। सर लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों है, 3 होने चाहिए, एक हाइड्रोजन का और 2 बोरॉन के। ये जो यही तो बनाना बॉन्ड नहीं है, यही तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है। ये देखो आपका ये 3 का, इसके अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए। और कितने चाहिए इसको, इसको 2 चाहिए, हैं 2 और चाहिए। तो देख लो आप। सर नहीं आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया, पहले मुझे बताओ। सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? इलेक्ट्रॉन बोरॉन, अरे यार एक, चलो इस तरीके से भी नहीं आया तुम्हें। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ जब ये बॉन्ड बनेगा तो क्या करेगा, देखो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का। यस सर। यहाँ भी कितना हो, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, बोरॉन 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए इसके पास 8 हो गए। हाँ सर, मतलब एक जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, सर ये दोनों बोरॉन हाइड्रोजन के साथ कैसे पहले बताएं? बेटा 1 मिनट रुक लो बेटा, थोड़ी बातें सुन लो इम्पोर्टेंट, नहीं तो अभी रह जाएंगी, फिर तुम कहोगे सर ये चीज छूट गई हमारी। 1 मिनट वो थोड़ा सा 122 डिग्री बोलो या 120 डिग्री बोलो, अप्रोक्सीमेट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जो आपकी इसको बोलते हैं अपन, जो ये बॉन्ड लेंथ होती है वो समथिंग होती है 134, कितना 134 के समथिंग होती है, और ये वाली कितनी होती है बॉन्ड लेंथ BH की टर्मिनल वाली 119 pm। इसको कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं, याद रखना ब्रिज हाइड्रोजन। अब बताओ क्या पूछे तुम, बोलो। सर ये हाइड्रोजन दोनों बोरॉन के साथ कैसे बना रहे हैं? कैसे एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन है, सर एक बोरॉन दूसरे बोरॉन से भी बॉन्ड बना रहा है। ये आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा है सर उसका इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है ना इसके पास। तो उससे मतलब थोड़ी ना है, बीच में तो हाइड्रोजन आ गया ना। सर वो आपने बॉन्ड लेंथ क्या बताई थी, फिर बता दो। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है समथिंग, ये बॉन्ड लेंथ होती है आपकी 119 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो आपकी ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है BH की बॉन्ड लेंथ
वो होती है समथिंग 134 पिकोमीटर। सर हाइड्रोजन और बोरॉन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक। बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, ये क्या बनाना बॉन्ड है, इसने इसके साथ पहले बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है ना। अब देखो ये एक्चुअली ये इस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है, अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। ये भी इस तरीके से बोरोन अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, ये अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है इस हाइड्रोजन को। ये एक दूसरे का अपना ध्यान रखना है, ये दोनों जो BH है ये अपना ध्यान रखा हुआ है, ये अपना ध्यान रखा हुआ है। सर मतलब एक बनाना बॉन्ड बनाने के लिए एक बोरोन ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाले ने बोरोन ने दिया है। ऐसे समझ सकते हो, सर मतलब ऐसा है नहीं। आप समझ लो, इतना ही समझ लो। तो दूसरे वाले की लेंथ कितनी बताई आपने? 134 पिकोमीटर समथिंग, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे कर दो। देख लो, क्वेश्चन पूछ लो, समझो पहले क्वेश्चन को किस टाइप से पूछा जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 सेंटर, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। एक टर्मिनल वाले की क्या, टर्मिनल वाले की ब्रिजिंग वाले से क्या क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, किस टाइप का बॉन्ड बनाता है ये, जल्दी बोलो। बनाना बॉन्ड। बनाना। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। 3 सेंटर क्यों है? 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी है 4BF3 वाली, उसमें ये उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, LaH लिखा हुआ है, मैं सही कर देता हूं। ये LiAl, इसको फार्मूला होता है LiAlH4। ओके सर। सर सिर्फ बोरॉन बनाते हैं बनाना बॉन्ड? हाँ, यहीं पे बॉन्ड बनाना, बॉन्डिंग बनती और किसी एलिमेंट में नहीं है? नहीं, और नहीं यहाँ पे अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं, और यही बनाता, बोरोन ही बनाता है। मैं अप्रोक्सीमेट लिखा हूँ, कहीं कहीं किताबें आप देखोगे तो 120 डिग्री लिखा होगा इसका बॉन्ड एंगल, ठीक, टर्मिनल वाले का, है ना, और इसका 97 कुछ 98 ऐसे ही कुछ, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है। सर ये पूछा जाता है? पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिए। ये क्वेश्चन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा जाता है। सर बॉन्ड लेंथ तो 119 थी ना एक की? हाँ 119 थी, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इसका एक काम करो, इसका लिख लो 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.31 सर 31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके सर। अच्छा, एक होता है, एक इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं कंपाउंड का, जिसका नाम है बोराजीन, है ना। और बोराजीन कब बनता है आपका? जब आप अमोनिया पास कराते हो, किससे? BH3 से। क्या पास कराते हैं? अमोनिया गैस पास कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है? बोराजीन मिलता है, B3N3H6। इसको बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका कोई बच्चा मुझे स्ट्रक्चर बनाएगा? प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसका तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग सर्च करोगे और इसका क्या बताओगे मुझे, बोलो क्या बताओगे? स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत सर्च करो। सर बेंजीन जैसा बनेगा ना? हाँ, बेंजीन जैसा बने, एरोमेटिक भी होगा, देख लो 12 सिग्मा 3 पाई, इस टाइप से दिखेगा तुम्हें। सर इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये कि इनऑर्गेनिक बेंजीन की जगह? हाँ, बीट ये पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर बना लोगे? नहीं तो पूछ लेना मुझसे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं बना दूंगा। यस सर।
सर अल्टरनेट बी और एन अरेंज होंगे और उसमें एच एक लगा रहेगा बी में। इस तरीके से मैं तुम्हें इसका थोड़ा तुम्हें मैं डाइवोरियन का तुम्हें मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, शायद तुम्हें क्लियर हो जाए, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे इसके पास भी ये ऑर्बिटल पे 1s2 2s2 2p1 तीन ऑर्बिटल, इसके पास क्या अपने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया टर्मिनल वाले में, यहाँ भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, बोलो, इस तरीके से इसको मिक्स करा लेना, बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही यहाँ भी देखो, अरे अच्छा नहीं बन रहा, सुंदर नहीं बन रहा, सुंदर सा बना देते हैं ना। आदत बोर्ड की है ना, इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। अच्छा बी ई कितने लोग जुड़े हैं अभी? 14। 14। दो लोग कौन कौन चले गए कुछ पता? नो सर, पता नहीं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी क्या थोड़ा बहुत शायद समझ में आ रहा हो आपको, किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। ये हाइड्रोजन है जितने भी हैं सर्कल वाले, तो समझ में आ रहा है? यस सर। आपकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है जनरली, हाइड्रोजन सर यहाँ पे डॉटेड वाले ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल ही है, बोरॉन की बॉन्ड बना रही है। सर फिर वो डॉटेड क्यों बने हुए हैं? अरे बना दिए यार हम लोग, पूरी बना देते हैं। ओके सर। तो मतलब पूरा तो मैं बोलूँ तो पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बोलूँ भाई, मुझसे पूछा जाए आकाश को क्या कराना चाहिए पता, क्या बोलूँगा मैं? आकाश यस सर। पीएचडी बोलूँगा मैं, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब बोका जिम का स्ट्रक्चर बन गया। यार ठीक है, मैं कल डिस्कस करूँगा उसको, ओके सर। है ना। बस कार्बन फैमिली रह गई है, एलोट्रॉप्स तुमने सारे कुछ पढ़े हुए, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको सारे, है ना। डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, इन सब के बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें, सिलिकेट्स इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट, बोलो कार्बन फैमिली में? सिलिकेस। सिलिकेट्स याद है आपने SiO2 ये सब यूज किए थे सिलिकेट्स, कहीं कहीं लिखा मिला तो होगा आपको, मैंने बताया भी था, भूल जाते हो। यस सर। है ना। तो वो अब तुम्हें बताएंगे सिलिकेट्स कैसे बनते हैं, बस स्ट्रक्चर याद रखना, उसके स्ट्रक्चर ही पूछे जाते हैं, तो स्ट्रक्चर याद रखना, मैं स्ट्रक्चर सारे बता दूंगा। सिलिकेट्स इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन सिलिकेट्स। सर BH3 का यूज किधर किया जाता है? कैसे यार, अब सर यूजेस तुम पढ़ लेना, ठीक है। क्या जैसे हम सर? यूजेस खुद ही पढ़ लेना, इसकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी यूज करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा नहीं होगा, BH3 का यूज, डाइबोरिन का यूज करते हैं अपन एक जगह है, कौन सा आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है गैसियस में? ये भगवान, तो अब तुम पढ़ लेना, ये नहीं पढ़ पाओगे। सर बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस इतनी होती होंगी। यस सर। क्योंकि आपको पता है BH3 तो अनस्टेबल है ना, ये आइसोलेटेड स्टेबल एडक्ट में मिलेगा तुम्हें, जो कैसा है, लुईस बेस है। जो बोरेन एक्चुअली क्या होता है, बोरेन्स ऐसा नहीं सॉलिड में भी एडजस्ट कर, ये देखो बोरेन्स बोलते हैं, BH3 B2S6, है ना, ये बोरेन्स है, ये सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे, गैसेस में भी मिलेंगे आपको, है ना। इनको अपन बोरेन्स पढ़ते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो इनकी एक
अलग ही किताब हो जाती है, बोरेंस क्या जाती है किताब अलग ही होती है, बोरेंस पढ़ते हैं उसमें। सिर्फ उसमें क्या पढ़ेंगे, बोरोन हाइड्रोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे, बोरेंस का। तो ये आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, है ना, बोरेंस में भी सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सॉलिड ही एडजस्ट करेंगे कि आपके लिक्विड ही एडजस्ट करेंगे, ये तीनों फॉर्म में एडजस्ट करते हैं बोरेंस। यस सर। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सुनो, तुमने आकाश तुमने लगाना स्टार्ट कर दिया? नो सर। कुछ नहीं लगाना स्टार्ट, क्या कर रहे हो फिर तुम? एक बात बताऊं तुम्हें, सर अभी पेपर आ रहे हैं स्कूल के। मैं तुम्हें दो चीजें समझा रहा हूँ तुम लोगों को डिटेल में सबको। देखो, मैं अप्लाइड नॉलेज, नॉलेज होना अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व होना अलग बात है, इस बात को ध्यान रख लेना। इसी का चलिए, है ना। प्रियांशु, कृष्णा, यस सर। सर अभी नहीं लगाया Yes, sir. इनऑर्गेनिक का कुछ भी। तुमने कुछ नहीं लगाया इनऑर्गेनिक का? नहीं, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था ना 2 दिन के लिए। कृष्णा तुमने? सर ऑर्गेनिक का तो लगाया था पहले ही अभी। अच्छा कृष्णा तुमने क्या है सर? ये लगाना स्टार्ट किया? सर अभी तो मॉड्यूल भी चल रहा है सर। लगाया है ना? अच्छा शुभम? यस सर, सर हम के लिए लगा रहे हैं। चलो देखते हैं कितने डाउट आ रहे हैं। यस सर, उसमें जो आ रहे हैं वो मतलब इतने भी अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, हल्के फुल्के डाउट है जो उसके पीछे सॉल्यूशन हो जाते ठीक है, पूछ लेना। सर अभी आप ऑर्गेनिक में काफी डाउट आ जाते हैं क्वेश्चन करने टाइम। कौन बोल रहा है? प्रियांशु? यस सर। अच्छा प्रियांशु बेटा, ऑर्गेनिक में डाउट नहीं आएंगे, तुम एक बार पढ़ो तो, ठीक है, करो तो, जब डाउट आएंगे तो हम बैठे सर हाँ सर कुछ क्वेश्चन में आ जाते हैं जब पढ़ाई नहीं ऐसा लगता है। डिस्कस नहीं करोगे तो डाउट ही रहेंगे ना पूरी जिंदगी। यस सर। डिस्कस तो करने पड़े। अब फाइटर बैच को लेते हैं तो उसमें डाउट होते हैं, डाउट डिस्कस करने पड़ते हैं ना, ऐसा तो है नहीं। देखो, जिसको सीधी सिंपल बात है, मोर नॉलेज मोर डाउट, नो नॉलेज नो डाउट, इस बात को ध्यान रख लेना। ओके सर। क्यों आकाश, सही बोला मैंने? यस सर। सर पर वो दिक्कत होती है ना क्वेश्चन, सर वो स्ट्रक्चर होता है पर उसे बोल नहीं सकता ना क्लास में। क्लास में मत बोला करो। जैसे आपको अब आप अभी डाउट क्लास स्टार्ट होने वाली है, जैसे अब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है ना, जब तुम्हारे डाउट इकट्ठे हो जाए, हाँ यार 10-15 डाउट हो गए, सभी के डाउट हो गए, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं बहुत अलग तरीके से तुम्हारा पूरा प्लान कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारे पास भी शेड्यूल आ जाएगा, तो चिंता मत करो, वो भी शेड्यूल तुम लोगों के पास आ जाएगा। तो तुम्हें अब क्या करना होगा, तुम बुक लगाओगे, बुक के बाद क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, और एक दिन दे दिया जाएगा तुम्हें डाउट के लिए, उस दिन तुम्हारे डाउट डिस्कस होंगे, वो भी सेम चैप्टर के। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो, कोई फिजिकल नहीं, हम तुम्हें जिस तरीके से बताएं उस तरीके से करना। इस वीक जैसे हर वीक में तुम्हें एक चैप्टर दिया करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हाँ शुभम बोलो। गुड इवनिंग सर सर। वो ऑर्गेनिक के लिए सर अच्छे लेवल वाली, अच्छे लेवल क्वेश्चन डीके सिंह है तुम्हारे पास? सर वो दी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल हैं? सर पीडीएफ में है वो उसका तुम्हें नया दिया है ना मैंने, अभी तुम्हें एक, अब मैं आज तुम्हारे उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही बेटा सोहन तुम्हारी? मैसेज किसी की आवाज नहीं आ रही, ना शुभम की ना आकाश की। सर व्हाट्सएप वाले सर आ ग्रुप रही में है। हाँ तो डाल देना, ठीक है। यस सर। ठीक है, आप मुझे डाल देना, मैं डाल दूंगा, है ना, बुक डाल दूंगा। और नहीं तो एक बुक ले लो, तुम्हें लेना है तो तुम एमटीजी की ले लो, ठीक है। फिंगर टिप्स जो लेना हो तुम्हें, जो अच्छी लगे तुम वो ले लो, बस एमएस चौहान अभी मत लगाना, 2-3 महीने, बस 2 महीने बाद तुम एमएस चौहान भी लगाना, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे पास जो बुक है उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन से नहीं हुए थे, उसमें डाउट आ रहे थे। कौन सा बुक थी तुम्हारी? सर ए टू जेड में स्टार्टिंग कौन से में डाउट आ रहे थे? सर मतलब मैं नोमेनक्लेचर से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें नोमेनक्लेचर में मिक्स्ड क्वेश्चन थे, बाकी भी तो हो ही नहीं पा रहे थे। तो पूछ ले, अभी डाउट क्लास स्टार्ट होगी तो पूछ लेना, ठीक है, करा देंगे। डाउट तो होंगे, देखो बेटा, पढ़ोगे तो डाउट आएंगे,
और पढ़ोगे नहीं तो क्या नहीं आएंगे, डाउट ही नहीं आएंगे, सीधी बात है। क्वेश्चन तो फंसोगे ना, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो फंसना है, तो सिंपल सी बात है। फंसोगे नहीं तब तक कोई बात ही नहीं है। तो तुम्हें कुछ, या तो तुम पढ़ते नहीं हो या पढ़ते हो तो डाउट तो होंगे, सीधी सी बात है। चलो फिर ठीक है, पढ़ाई करो। सर होते हैं पर गूगल की आदत पड़ गई है ना। गूगल की आदत पड़ गई तो तुम बस तो बैठो, सिलेक्शन दिख मत जाना थी, सिलेक्शन नहीं हुआ तुम लोगों का, ये बात ध्यान रख लेना। सर पुराना पूछ नहीं सकते ना सर? क्या नहीं पूछ सकते पुराना? सर मतलब अभी जो चैप्टर चल रहा है उसी का पूछ सकते हैं ना डाउट? अभी उसी का पूछ सकते हो। अब तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं व्यवस्था, चिंता मत करो, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यस सर, उसके बाद सारे डाउट पूछ लेंगे। बस तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हो, तुम बस थोड़ा रुको, तुम्हारे लिए बहुत जल्दी सारी व्यवस्था करें। तुम्हारे लिए प्लानिंग कर चल रही है इस टाइम पूरी जोरों शोरों से, समझ रहे हो? तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से प्लानिंग चल रही है कि तुम किस सिलेक्शन होना है, कैसे सिलेक्शन कराना है, वो सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ें तुमसे डिस्कस भी की थी, वो मैं करने वाला हूँ इस साल। और कुछ चीज़ें यदि कोई सजेशन तुम्हारे पास हो तो मुझे आप बता दिया करो टेलीग्राम ग्रुप में, कोई भी सजेशन हो, यदि मुझे अच्छा लगेगा और टीम को अच्छा लगेगा तो आपके लिए वो सजेशन फॉलो कर दिया जाएगा, ठीक है? यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय। गुड इवनिंग। वेरी गुड।